नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल वन एजुकेशन पर। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग चल रहे हैं हिंदी ग्रामर की सीरीज़ पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताया था, तो चलिए आज लेके चलते हैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक समास पे। विश्वास मानिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। केवल आपको एक टेबल मात्र से ही मैं आपको समझा दूँगा कि समास क्या है और कौन कौन समास के प्रकार हैं और कैसे इसको ये मानिए परीक्षा में इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। और मुश्किल से ये मानिए आप थोड़े से समय में आप 4 या 5 नंबर इससे आप उठा सकते हैं। तो चलिए इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। समास, दो शब्दों का मेल या दो से ज़्यादा। जब दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को हम समास कहते हैं। अगर दो वर्णों के मेल से बने हुए हम शब्द को बोलेंगे संधि। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे दो शब्दों का मेल या दो से ज़्यादा, उससे जो शब्द बनता है तीसरा, उसको हम कहते हैं समास। इसमें आपका प्रथम पद प्लस दूसरा पद बराबर समास। मतलब है इस प्रथम पद को ही हम पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे पद को ही हम उत्तर पद बोलते हैं। तो इसको मिला के जो बनता है वो हमारा होता है समास। जैसे राजपुत्र, तो इसमें राजपुत्र क्या है, अगर हम इसको बीच में तोड़ते हैं तो होगा राजा का पुत्र। का इसमें लोप है, मतलब का इसमें गायब हो जाएगा। तो राजा आपका क्या हुआ इसमें प्रथम, और पुत्र क्या हुआ दूसरा पद। इन दोनों को मिला देंगे तो बन गया आपका समास, मतलब राजपुत्र। गंगा जल, गंगा का जल। ठीक है, तो गंगा आपका प्रथम पद, जल हो गया दूसरा, तो दोनों को मिला देंगे तो का आपका बीच से गायब हो गया, तो मिला आपको क्या गंगा जल, वो हुआ आपका समास। अब देखते हैं समास विग्रह है। ये भी समझ लीजिए, जब समास है तो समास विग्रह भी होगा। जब हम उसी जो हमारा शब्द बना उसी को हम जब पहले पद और दूसरे पद में ब्रेक कर देंगे, जब हम पहले पद और दूसरे पद में तोड़ देंगे तो वही हमारा होगा समास विग्रह। तो देखिए यहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद में तोड़ देते हैं, जैसा हमने ऊपर बताया था कि गंगा जल। ठीक है, तो यहाँ देखिए गंगा का जल, हमने बताया था कि गंगा का जल में का लोप हो जाएगा, तो आपका क्या हुआ ये गंगा का जल, मतलब गंगा जल। तो प्रथम पद और सेकंड पद में हो गया ये। ऐसे ही राजा का पुत्र, राजा पुत्र, दोनों को जब हम अलग कर दे रहे हैं, हम यहाँ राजा प्लस पुत्र नहीं लिखेंगे। अगर राजा धन पुत्र कर देंगे तो फिर वो संधि हो जाएगी आपकी, वो हमको थोड़ी नहीं करना। हमें यहाँ पे देखना है देखो राजा का पुत्र, उसको हम समास विग्रह के समय क्या होगा प्रथम पद और दूसरे पद में तोड़ेंगे तो राजपुत्र होता है। देखो उसको हम क्या लिखेंगे राजा और पुत्र, दो हिस्से में टूट गया तो होगा राजा और पुत्र। ठीक है दोस्तों, अब समास के हम टाइप्स देख लेते हैं कि समास के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला है आपका अवयवी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है कर्मधारय, चौथा है आपका द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठा बहुब्रीहि। तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं आगे। यहाँ मैं देखिए इस टेबल की बात कर रहा था मैं आपको, इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि किस में कौन सा पद बड़ा है छोटा है। बस ये आपको याद रखना, कभी कभी पेपर में सीधा पूछ लेता है कि अवयवी भाव में कौन सा पद बड़ा होता है, प्रथम पद या दूसरा पद या पूर्व पद या उत्तर पद। तो यही आपको बस ध्यान देना है, इसी से आपका लगभग कोई भी क्वेश्चन आएगा बाद में इसको इसी मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसका इम्प्लीकेशन भी दिखाऊंगा आगे, कैसे इसको आगे जाके हम इसको अप्लाई करते हैं और कैसे हम पहचान लेंगे कि कौन सा समास है ये। ठीक है, अभी आप इतना याद रखिए कि देखिए यहाँ आपका प्रथम पद है, यहाँ दूसरा पद है। इसको प्रथम पद को पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे पद को उत्तर पद, उसको बनाया आपका समास। ये देखिए, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हाँ पहला आपका है जब आपका प्रधान पहला पद हो, मतलब पहला पद आपका प्रधान हो और दूसरा पद नहीं, तो हमारा होगा अवयवी भाव। और देखिए जब हमारा दूसरा पद प्रधान हो तब आपके वो बनते हैं तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु। अब इनमें कुछ जो कंडीशन होती है वो उनकी बात आगे करेंगे। अभी आप ये देख लीजिए कि दूसरा पद प्रधान आपका तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु में होता है। ठीक है, आपका तीसरा है जब आपके दोनों ही पद प्रधान, पहला पद या दूसरा पद दोनों ही प्रधान है, तो आपका हुआ द्वंद्व समास। और आपका अगर एक भी पद प्रधान नहीं है तो आपका हुआ वो बहुब्रीहि समास। ठीक है, एक बार फिर से इस टेबल को देख लेते हैं कि देखिए जब आपका पहला पद प्रधान हो तो आपका हुआ अवयवी भाव,
जब आपका दूसरा पद प्रधान हो तो तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, जब आपके दोनों पद प्रधान हो तो आपका हुआ द्वंद्व समास। और जब आपके दोनों पद प्रधान नहीं हैं तो आपका हुआ बहुब्रीहि समास। अब चलिए हम चलते हैं पहले समास की ओर, वो है आपका अव्ययी भाव समास। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की, मैं यहाँ पे कोई आपको डेफिनेशन वगैरह नहीं, केवल अपनी भाषा में आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, पहला पद हमेशा इसका बड़ा होगा, जैसा हमने ऊपर इस टेबल में देखा था। इसका मतलब है कि पहला पद का कुछ ना कुछ इसका अर्थ रहेगा। ठीक है, जैसे पहला पद इसका बहुत छोटा है, और इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूं, लगभग 90% उपसर्ग ही होगा इसमें पहला पद, और बहुत छोटा रहेगा पहला शब्द इसका। जैसे यहाँ देखिए, आजीवन। ठीक है, जीवन था और मैंने उसके लगा दिया आ, लेकिन इस आ ने इसका पूरा अर्थ बदल दिया, मतलब जीवन भर। वैसे तो जीवन ही था, लेकिन आ लगने से क्या हो गया, जीवन भर। और आपको पता है आ उपसर्ग भी है, जैसे मैंने बताया था आपको कि 90% तक आपका जो मतलब इसमें उपसर्ग ही आपको मिलेंगी। जैसे निडर, तो वैसे आपको पता होगा कि डर, डर क्या है कि मैंने छोटा सा लगा दिया, इसमें पहला सब छोटा कर दिया, इसमें लगा उपसर्ग आपका नी। जब इसका मतलब क्या होगा, ना डरने वाला। ठीक है, जिसके मन में डर है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे हम निडर। तो पूरा अर्थ बदल दिया ना, एक छोटे से एक छोटा सा मतलब पहला शब्द जोड़ने से, और पूरा एक अर्थ ही बदल दे उस शब्द का। जैसे हर रोज़, हर साल, तो रोज़ के आगे अगर हम हर लगा दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, हर रोज़ मतलब हर दिन की बात हो रही है, मतलब प्रतिदिन, ऐसे डेली बेसिस के हिसाब से। या हर साल मतलब एवरी ईयर। ठीक है, ऐसे यथाशीघ्र, यथासंभव। और इसकी एक आप नोट भी मतलब कर लीजिए इस चीज़ को, कभी कभी आपको सीधा ही मिल जाएगा ये पेपरों में पहचानने के लिए, इससे आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे है कि रिपीटिशन ऑफ ए शब्द, मतलब होगा क्या कि बार बार एक शब्द की रिपीटिशन होगा, मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, पुनरावृत्ति। हाँ, तो बार बार जब एक शब्द आए तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे एक उदाहरण में देखते हैं हम लोग, रातों रात। ठीक है, दिनों दिन, पल पल, हर रोज़ तो नहीं होगा, सॉरी, लेकिन रातों रात, दिनों दिन और पल पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मैं उनकी प्रैक्टिस अलग से कराऊंगा, बस अभी आप केवल थोड़ा सा हिंट लेकर समझ लीजिए। ठीक है, तो जब एक शब्द का बार बार रिपीटिशन हो तो इसका मतलब समझ जाना कि ये अव्ययी भाव समास है। और ठीक है, और इस समास में कोई भी लिंग वचन कारक नहीं होते, क्योंकि ये अव्यय है, तो इस चक्कर में। चलिए हम देखते हैं दूसरे समास की ओर चलते हैं, वो आपका है कर्मधारय है। तत्पुरुष समास को मैं आखिरी में पढ़ाऊँगा क्योंकि थोड़ा बड़ा है इन सब से, तो पहले ये सब देख लेते हैं, फिर वो अलग से आपको देखें। ये देखिए, कर्मधारय समास, इसमें क्या होगा, पहला पद तो आपका विशेषण होगा और दूसरा पद होगा विशेष। ये समझिए कि उस शब्द का एक तरीके से एक विशेषता बताता हो। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा आगे, तो इसमें पहला भी देखिए कि पहला पद है वो विशेषण का काम करेगा, दूसरा पद है विशेष का। जैसे कि महापुरुष, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, महान है जो पुरुष, महान पुरुष, या ऐसे बोल दीजिए आप, क्या महान है पुरुष, महान पुरुष। तो महान आपको पता होगा विशेषण है, तो पहला पद तो यहाँ विशेषण हुआ, और दूसरा जो पद है वो आपका विशेष होगा। किसकी बात की जा रही, पुरुष की। तो यह देखिए, विशेष एक तरीके से आप संज्ञा मान लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, महावीर मतलब महान वीर, महान आपका हो गया विशेषण, और वीर क्या हुआ, विशेष। श्वेत कमल, नीलकंठ। ठीक है, और इसको मैं अगर और आसान भाषा में बोलूँ तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो विग्रह करेंगे, इसको बीच में तोड़ेंगे, तो इसमें आपका है जो या के समान आपको मिल जाए। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, है जो पुरुष। ठीक है, ऐसे महावीर, महान है जो वीर, है जो वीर। ठीक, ऐसी श्वेत कमल, श्वेत है जो कमल। नीलकंठ, नीला है या नील के समान जो जिसका है कंठ। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्रमा सा मुख, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो चंद्रमुख। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें मैंने बहुत छांट के आपके लिए लिखी हैं, तो इनको आप दिमाग में रखिए बस। तो ज़्यादा आपको इनको समय नहीं देना होगा समाज को रिवाइज करते समय, बस बहुत ही यही चीज़ें अगर आप पढ़ जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें ये देखिए, तो अब आसानी से आप पहचान लेंगे। ठीक है, देखिए और एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे मृग नयन, मृग के समान, देखो आ गया, मृग के समान नयन। जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चरण कमल, कमल के समान
चरण। तो आपको जहाँ है जो या के समान आपको ब्रेक करने में मिल जाए तो आप समझ लीजिए वो कि आपका कर्मधारय समास। ठीक है, अब चौथा चलते हैं द्विगु समास। बहुत ही आसान है ये। बस यहाँ पे आप संख्या देखिए, पहला पद आपका संख्यावाचक हो, संख्या वाले शब्द होंगे सारे। चौराहा, 4 राहों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। पचराहा, 5 राहों का समूह। दशानन, इस प्रकार जितने भी ये होंगे जिसमें ये किसी प्रकार से ये समझिए नंबरों का मतलब यूज हो रहा हो उस शब्द में ये। ठीक है, पहला पद आपका संख्यावाचक हो, मतलब उसमें संख्या आ रही हो, तो आप आंख बंद करके द्विगु समास मान दीजिए। अब आपका हो गया द्वंद्व समास। तो यहाँ देखिए आप थोड़ा ट्रिक भी लगा लीजिए, दोनों एक जैसे ही बने हुए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका दोनों पद प्रधान होगा। जब ये देखिए आप गौर से, तो दोनों ही चीज़ें एक जैसी लग रही दिखने में, उसका मतलब ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दोनों पद प्रधान। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में सीधे पूछ लेता है कि बताइए दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं, तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं द्विगु में या द्वंद्व में। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होगा, छोटी सी ट्रिक याद रखिए कि देखो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये भी ऐसे ब्रेक कर दे रहे हैं, तो देखो द्वंद्व दोनों एक जैसा लग रहा है, उसका मतलब है दोनों पद प्रधान। ये मतलब ये ना याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताइए आपको, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए विग्रह करने पर इसमें आपको क्या मिलेगा, और मिलेगा। जब हम शब्द को पहले पद या दूसरे पद में तोड़ेंगे तब या मिलेगा उनके बीच में, एवं मिलेगा, चा मिलेगा, या आपको डैश मिलेगा। ये चीज़ें मिलेंगी, और या एवं चा या डैश। ठीक है, ये इनके ब्रेक करने के बाद लगता है। ठीक, ये देखिए पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ठंडा गरम, ठंडा और गरम, सुख दुख, सुख और दुख, दिन रात। ठीक है, भाई बहन, दिन रात। जब आप ब्रेक करेंगे इन दोनों शब्दों को शब्द को, तो उनके बीच में जो भी आपको या तो आपको डैश मिलेगा या फिर क्या बोलते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था ये कि और या एवं चा डैश, ये सब लग जाएँ ब्रेक करने पे। बहुत सारे एग्जाम्पल इनको मैं प्रैक्टिस अलग कराऊंगा, अभी तो केवल आपको एक बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसी से आपको समझ में आ जाएगा काफ़ी हद तक। तो ठीक है, तो देखो और आ गया इनके बीच में जब हम ब्रेक कर रहे हैं, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण जैसे बोलते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ देखो इनकी ट्रिक क्या है, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसा मान लीजिए एक तरीके से विलोम शब्द, पाप पुण्य, देखिए है ठंडा गरम, सुख दुख, भाई बहन, दिन रात। जब भी ऐसे शब्द मिले आपको इकट्ठे जैसे एक दूसरे के उल्टे, तो आप समझ जाइए कि ये आपका द्वंद्व समास है। अब चलते हैं बहुब्रीहि समास। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये और सबसे और ज़रूरी भी है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला भी है। कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन को यहाँ अभी हम लोग हटा देंगे। ऐसा आपका हुआ बहुब्रीहि। तो अपनी भाषा में इसको बात करें तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। पहला पद नहीं हो वो भी प्रधान नहीं, दूसरा पद वो भी प्रधान नहीं। ठीक है, लेकिन अच्छी बात क्या है, दोनों पद जो होते हैं वो किसी तीसरे पद मतलब की ओर संकेत करते हैं, और या फिर तीसरा अर्थ उसका मतलब देते हैं, मतलब तीसरा अर्थ प्रदान करते हैं। वो जो दोनों पद हैं वो हालांकि वो दोनों पद हैं जो वो कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि वो प्रधान तो है ही नहीं, लेकिन वो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, अब देखिए जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, मतलब किसकी बात हो रही है, गणेश जी की बात हो रही है। तो किसी तीसरे इंसान के लिए ये प्रयुक्त हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, लंबोदर। इसका मतलब है ये आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, मतलब श्री कृष्ण। तो देखिए किसी बात यहाँ पे आप देखिए शब्द कोई और, लेकिन कहाँ जा रहा है, किसी तीसरे की ओर जा रहा है इनडायरेक्टली। ये समझिए कि मतलब तीसरा अर्थ प्रदान कर रहा है, बस ये आप अभी दिमाग में रखिए। बाकी प्रैक्टिस के समय तो हम इनको बहुत अच्छे से समझाई और भी देंगे, वो तो आपको करा ही देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन कहाँ होती है, ये देख लीजिए। होता क्या कि आपको ना एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाएगा जो आपको कर्मधारय भी लगेगा टिक करते समय, द्विगु भी लगेगा और बहुब्रीहि भी लगेगा। उस समय क्या किया जाए, तो उस समय आप क्या करना, बहुब्रीहि को प्रायोरिटी देना। ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। जैसे यहाँ देख लीजिए मैं 2 एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, फिर ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल कराऊंगा। अभी कराऊंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। आप बाकी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए आपको अगर कोई भी किसी भी एग्जाम्पल में कुछ कन्फ्यूजन हो तो। जैसे यहाँ देखिए त्रिनेत्र, तो देखिए आपको पता होगा जहाँ पे संख्या यूज हो गई, मतलब पहला पद आपका संख्यावाचक है, तो मतलब वो हो गया आपका द्विगु समास। अब लेकिन किसी तीसरे की ओर भी ये संकेत कर रहा, तो मतलब हुआ आपका बहुब्रीहि। अब ये तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगी इन दोनों में से किस आंसर को सही माना जाए। तो आप क्या करना, प्रायोरिटी बेसिस पे आपको बहुब्रीहि
आपको सही मार देना आँख बंद करके, वो आपका सही हो जाएगा। ऐसा ही देखिए नीलकंठ, नील के समान कंठ, ठीक है, या नीला है जिनका कंठ, तो वो आपका हो गया कर्मधार है, ठीक है। और क्या है, बहुब्री। बहुब्री मतलब ये है शंकर जी की बात करी जा रही, ठीक है। तो इस केस में भी आपको क्या ट्रिक मारना है, बहुब्री। मतलब जैसा कि मैंने आपको नोटबुक पर यार ट्रिक मान लीजिए, नोट बताया था आपको कि अगर तीनों दिए हैं कर्मधाराएँ दिगु और बहुब्री, तो आपको 100% बहुब्री ही मान के चलना है, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं तत्पुरुष, ये समझ लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये अपने आप में खुद एक टॉपिक लेके चलता है, बताते हैं कैसा। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दूसरा पद हमेशा इसमें प्रधान होगा। ये देखिए लिखा भी है, ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है, मतलब आपको ये समझिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। किताब आप जब कोई भी किताब उठाएंगे तो आप इसी से ही समझ सकते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है वो, ठीक है। अपनी भाषा में ही सब है। दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जब हम जो दो पद हैं, पहला पद दूसरे पद, उनके बीच का जो कारक चिन्ह वो इसमें गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। वो कारक चिन्ह कौन कौन से हैं जिनके बीच में लुप्त हो रहे, वो हम यहाँ बताते हैं। होता क्या कि कारक चिन्ह ये देखो, ये देखिए, हिंदी में 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, संस्कृत में 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और हमें पढ़ने यहाँ पे हैं, ये देखिए, तत्पुरुष समास के अलग। तो लेकिन हम यहाँ पे एक कारक, एक अलग टॉपिक है, लेकिन हम यहीं आपको एक बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको कहीं और ना जाना पड़े, कोई अलग वीडियो में ना जाना पड़े। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, कर्ता ने कर्म को भक्ति करण से, ये मतलब एक यह मान लीजिए गाने की तरह इस तरीके से आप याद रखिए, तो आपको सारे हिंदी के 8 कारक आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या दोबारा एक बार देखते हैं कि कर्ता ने कर्म को भक्ति करण से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, का की के संबंध में पे पर अधिकरण, हे भो अरे संबोधन, ये कारक के वर्ण, ये सारे कारक के हैं वर्ण। मतलब कर्ता ने कर्म को भक्ति करण से जान, संप्रदान के लिए अपादान से मान, काके की संबंध में पे पर अधिकरण, हे भो अरे संबोधन, ये कारक के वर्ण। तो आपको 2-3 बार ऐसे ही बोलना है, तो आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं, ये उनके लिए है जो नहीं याद रख पाते हैं। ये देखिए कारक चिन्ह आप ध्यान देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से ही बहुत लोग याद रखते हैं। ये हिंदी के कारक हैं सारे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन, हे हो अरे, ठीक है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जो आपका तत्पुरुष समास है उसके 6 ही भेद होते हैं, ठीक है। तो वो अब उसमें क्या क्या मेंशन नहीं है। अगर हम इसमें से कर्ता और संबोधन को हटा दें, कर्ता को हटा दे रहे और संबोधन को भी हटा दे रहे, ठीक है, तो आपके तत्पुरुष के 6 वेद बन जाते हैं। चलिए वो देखते हैं उन 6 वेदों को, तत्पुरुष समास के 6 वेद, ठीक। पहला आपका है कर्म तत्पुरुष। तो आपको पता था कारक चिन्ह क्या था यहाँ पे, को, आपका था कारक चिन्ह था आपका को, तो को आपका गायब हो जाएगा। जैसे पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, ठीक। अब देखिए आप खुद बना के खुद देख लीजिए बना के, अब पॉकेट की मारने वाला तो होगा नहीं, पॉकेट क्या मारने वाला तो होगा नहीं, पॉकेट कुछ भी आप मतलब मैं मारने वाला तो होगा नहीं। तो ये सारे कारक चिन्ह रखेंगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि इसमें को कारक का हम को कारक चिन्ह को उसमें हमें गायब करना है, या को कारक इसमें उपयोग हो रहा है उसको हमें हटाना है। तो पॉकेट को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, जल को धारण करने वाला जलधर। दूसरा है आपका कर्ण तत्पुरुष, से के द्वारा, रोग से ग्रस्त, ठीक है, रोगग्रस्त, मन से चाहा, मन से चाहा हुआ या मन चाहा, रेखा से अंकित या रेखा के द्वारा अंकित, ठीक है। तो ये आपके कर्ण तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। तो ये देख रहे हो आप, इनका लोप हो जा रहा है, मतलब ये गायब हो जा रहे हैं बीच में जैसे ही लग रहे। ये देखिए से का कैसे गायब हो गया, रोग से ग्रस्त, तो हट गया ना। अगर हम से हटा दे रहे तो रोगग्रस्त हो गया। मन चाहा, मन से चाहा, अब मन को चाहा ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मन की चाहा, मन चाहा के लिए तो हम यही बोलते हैं ना, मन से चाहा, ठीक है। अब हम संप्रदान के लिए बात करते हैं, ठीक है। संप्रदान के लिए, विप्र के लिए दान, कन्या के लिए दान तो कन्यादान, लोक के लिए सभा तो लोकसभा, ठीक है। तो आप मतलब खुद से भी लगा के बना सकते हैं, ठीक है। बस आप एक बार दिमाग में रखिए इन कारक चिन्हों को, बस वो आपके बाद में
क्या समास के समय वो गायब हो जाएंगे, तो अब वही आपका तत्पुरुष होगा। तत्पुरुष में भी कौन सा होगा? संप्रदान तत्पुरुष, जब के लिए उसमें उपयुक्त आ जाए। ठीक है। अब है आपका अपादान, से अलग, मतलब अलग हो रहा हो तो। पथ से भ्रष्ट, मतलब पथ भ्रष्ट जब अलग हो रहा ना। गुण से हीन, गुणहीन। ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बस उनको केवल आपको 2-3 बार देखना है। बाकी ये प्रैक्टिस हम बहुत ज़ोरदार कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे। अभी आप केवल समझ लीजिए बस, और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, संबंध का की के का लोप हो जाए, जैसा कि मैंने बताया था कारक चिन्हों का लोप होना है, तो वही आपका तत्पुरुष समास है। शिवालय, शिव का आलय। सेनापति, ठीक है, सेना का पति। कभी सेना में पति तो होता नहीं है भाई, सेना के लिए ही पति होता है ना, सेना का पति। ठीक है। तो हिमालय, हिम का आलय। विद्यालय, विद्या का आलय। तो ये सारे सारे देख रहे हैं, बीच में उनका कहीं का की के का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी तो मैं वो लेके आया हूँ ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं जो। अब है आपका अधिकरण। तो अधिकरण में क्या होगा? मैं, लोकप्रिय मतलब लोगों में प्रिय। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। मैं का लोप हो गया यहाँ पे। जलमग्न, जल में मग्न। तो ये आपका हो गया अधिकरण कारक। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।